पूछा गया है कि रुबिडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन 5s1, क्रिप्टन 5s1। इसका मतलब इसका n होगा 5, इसका l होगा 0, इसका m होगा 0, इसका s होगा +½ ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर मैच करेगा, ये आंसर जो 1 है, ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। इसमें एक और ऐड करना होगा, तो आप +½ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने दो लिस्ट है। पहले वाली लिस्ट में क्या है, आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज का नाम लिखा हुआ है, और सेकेंड लिस्ट में क्या है, उसका जो लाइन है किस रेंज में लाई करेगा, विजिबल है कि इन्फ्रारेड है, उसमें आपको दिया हुआ था। ध्यान ना, लाइमन सीरीज यूवी रेंज में लाई करता है, बामर सीरीज क्या होता है, विजिबल में लाई करता है। यानी आपका ए का 2 होगा एंड बी का 4 होगा। ए का 2 एंड बी का 4 जो है वो बस ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। बाकी जो सी और डी पास्टन पी पॉइंट सीरीज है, दोनों क्या होगा, दोनों इन्फ्रारेड में होगा। दोनों कहाँ होगा, इन्फ्रारेड में होगा। तो पास्टन के लिए जो होगा वो 3rd भी मैच करवा सकते हो, पी फंड के लिए भी क्या होगा, एन डी के लिए 1 मैच करवा सकते हो। तो हमारा जो 3rd ऑप्शन होगा, 4th ऑप्शन जो होगा, ये होगा करेक्ट। तो बचलो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी कॉल्ड डीजेनरेट। ये सही स्टेटमेंट है। डीजेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी का। तो अगर ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा तो उसको हम डीजेनरेट बोल सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि हाइड्रोजन एटम 3p3d ऑर्बिटल आर नॉट डीजेनरेट। ये गलत है, ध्यान देना। जब भी बात करते हैं हम सिंगल ड्रोन सिस्टम का, यानी H हो गया, He+ हो गया, Li+2 हो गया, तो सिंगल ड्रोन सिस्टम में जहाँ पे सेमी सिंगल ड्रोन होगा वहाँ पे आपका जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल होता है n मतलब सिर्फ सेल नंबर। यानी हाइड्रोजन में 1s से बड़ा होगा 2s, बट 2s 2p का चूंकि n सेम है, यानी उसका सेल नंबर सेम है, तो एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। फिर क्या होगा, 3s 3p 3d, इसका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, 2 होगा इनकरेक्ट। मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 3rd। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट, सेकंड क्या होगा, इनकरेक्ट। तो बचलो, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन हीलियम प्लस स्पेक्ट्रा when an electron make transition from 5th excited state to 1st excited state। तो है ना, फिफ्थ excited state का मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका जो सेल होगा 6, और 1st excited state का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा सेल नंबर 2। यानी 6 से 2 का जंप का आपको पता करना है कि कितना स्पेक्ट्रल लाइन होने वाले हैं। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि आपका जो इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, आपका फाइनल पॉइंट है। यानी आपका हाई से लो में जंप हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला था n इनिशियल माइनस n फाइनल, यानी लार्ज माइनस स्मॉल, n इनिशियल माइनस n फाइनल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 4, और यहाँ हो जाएगा बच्चों लोग 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो जाएगा नेट 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इसके और भी कुछ अप्रोच हो सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास जंप जो था n6 से n2 पे हो रहा है, ठीक है, और अगर इसके लिए हमको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़े, मान लेते हैं एक फॉर्मूला पढ़े थे n(n-1/2), इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे, फॉर्मूला तभी वैलिड था जब आपका n फाइनल जो था 1 होता है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब n फाइनल 1 होगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो क्या हो रहा है, 6 से 2 हो रहा है। तो 6 से 2 हो रहा है, तो इस 2 को आपको 1 बनाना है। इस 2 को 1 बनाना है, तो क्या करोगे, इस 2 में से 1 माइनस करो, तो 1 बन जाएगा। तो सेम काम आपको करना है इस पोजीशन में। तो 6 से आप क्या 1 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, 5। यानी जो 6 से 2 का जंप है वो इक्वलेंट होगा 5 से 1 का जंप। तो 6 से 2 का जंप था वो इक्वलेंट हो जाएगा 5 से 1 का जंप। तो आप अब इस फॉर्मूले में इसको यूज करो और n को वैल्यू को पुट करो 5। यानी इस केस में क्या हो जाएगा, 5 × 4/2, यानी सेम हो जाएगा 10 होगा आंसर। ठीक है, इसमें एक और अप्रोच पॉसिबल है, तो ध्यान देंगे।
आपका जंप जो हुआ था 6 से 2 पे, तो इसके लिए एक और अप्रोच क्या पॉसिबल है, तो आप सिंपली क्या करो ना, आप डिफरेंस निकालना चालू करो। तो बीच में जो भी सेल्स आएंगे, तो 6 को जब बेस मान लो और बीच में जो भी सेल्स आने वाले हैं टिल 2 तक, उसमें उनका डिफरेंस निकालना चालू करो। तो 6 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4, यानी 6 हमेशा रहेगा, 6 माइनस 3 और टिल 6 माइनस 2, जहाँ तक जंप हुआ था यहाँ तक डिफरेंस निकालते जाओ और सारे डिफरेंस को तुम ऐड करते जाओ। तो इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका डिफरेंस 2 होगा, 3 होगा एंड 4 होगा। सारे को आप ऐड कर लो ना, तो फिर से आपको दिखेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का वैल्यू दिखेगा, फिर से दिखेगा कितना 10। तो हर केस में आप देख रहे हो कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच। इसका डिफरेंट तरीके से हम और कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल निकालना है और आपको बोला गया है कि अगर हम लाइट 242 नैनोमीटर के वेवलेंथ हम डालते हैं तो जस्ट वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को निकालता है। यानी सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप इतने वेवलेंथ का लाइट यूज कर रहे हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना आप यूज करोगे। तो ध्यान देना, तो आपको निकालना है आयनाइजेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में। तो ध्यान देंगे, एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकालने का जो एनर्जी होगा जूल में, उसको निकालते हैं पहले। तो एनर्जी जो होगा ये होगा Sc बाई लैम्डा। अब यहाँ पे H होगा 6.626 10⁻34। C का वैल्यू कितना होगा 3 × 10⁸। लैम्डा का वैल्यू को आप पुट करोगे किस में, मीटर में, 10⁻9 कर दोगे। तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर जूल में आएगा। बट ये जूल में जाएगा, ये आपका पर एटम आएगा। क्या आएगा, पर एटम। बट आपको निकालना है एक मोल के लिए। तो एक मोल के लिए निकालना है, क्वेश्चन मेंशन किया पर मोल निकालना है। तो इस एनर्जी को आप मल्टीप्लाई करोगे Na से, यानी एवोगाड्रो नंबर से। तो पर मोल के लिए आप क्या करोगे, इस वैल्यू में, जिस वैल्यू में आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे Na, यानी क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका Na हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे इस एनर्जी को, इसको हम E बोल देते हैं। तो इस एनर्जी को हम मल्टीप्लाई में कर देंगे इसमें, तो या ये जो आएगा ये आएगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू आ जाएगा जूल पर मोल में। ठीक, अब क्या करना आपको, इसको आपको निकालना किलो जूल में। तो क्या करोगे, इस वैल्यू को जो है डिवाइड करोगे 1000 से, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू ई मतलब इस एनर्जी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 1000। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका किलो जूल पर मोल में। आप जब कैलकुलेशन करते हो तो इसमें जो है इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट 494.2 के आसपास आएगा। ठीक है, 28 किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। तो आपका जो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में होगा ये होगा नियर अबाउट 494 आप बोल सकते हो किलो जूल पर मोल। तो आपका सोडियम का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इस डाटा का यूज करेंगे तो किलो जूल पर मोल में कितना आ जाएगा 494। तो 494 को आपको फिलअप करके निकलना है आगे। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस, सॉल्यूशन और एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि Mn2O7 इज ऑल एट रूम टेम्परेचर। ए स्टेटमेंट करेक्ट होता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है V2O4 रिएक्ट विद Ac2 गिव्स VO2 + 2, तो यहाँ पे इनकरेक्ट है। जब भी V2O4 रिएक्ट करता है ऐसे से तो बनता है VO + 2। ठीक है, अगला पॉइंट है CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड। तो क्रोमियम का जो है, क्रोमियम का +2 स्टेट बेसिक होता है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वहीं अगर क्रोमियम का +3 से +5 स्टेट होता, +3 से +5 स्टेट, तो ये होता एम्फोटरिक। और क्रोमियम का +6 स्टेट होता तो होता है एसिडिक। ठीक है, तो आपके सी ऑप्शन में CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड, यानी यहाँ +2 स्टेट है, यानी ये सही होगा। ठीक है, तो ए सही होगा, सी सही होगा। V2O5 डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये गलत है, क्योंकि V2O5 का नेचर एम्फोटरिक होता है। एम्फोटरिक का मतलब क्या होगा, ये एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, यानी आपका जो डी ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा। तो आपका जो ए और सी स्टेटमेंट क्या है, सही है।
अब ए और सी स्टेटमेंट मेरे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो फोर्थ नंबर ऑप्शन से मैच करेगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फोर्थ होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन में आपके सामने डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन है उसका यूज करके एक कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और बोला कि कौन सा ग्राफ या कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो ध्यान देना, आपके पास पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। एच यहाँ पे होता है प्लैंक कांस्टेंट, तो और पी होता है मोमेंटम, लेमडा होता है वेवलेंथ। तो ध्यान देंगे लेमडा इंटू पी इक्वल टू एच होगा प्लैंक कांस्टेंट जो कि होता है कांस्टेंट। तो जब भी दो वेरिएबल का पार्ट कांस्टेंट होता है तो ग्राफ कैसा होगा, तो लेमडा इंटू पी इक्वल टू अगर कांस्टेंट होता है इसका मतलब जो ग्राफ होगा हाइपरबोला ग्राफ होगा। यानी एक अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो लेमडा वर्सेस अगर हम पी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी ग्राफ ऐसा कुछ होगा। अब ये रिलेशन केस में वैलिड है, तो आपके ऑप्शन में ग्राफ उतने अच्छे तरह से बनाया नहीं हुआ है, तो अगर हम देखेंगे गिवन कंडीशन पे तो आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्टली मैच कर सकता है, यानी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे इसमें होना चाहिए था ऑप्शंस में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है मैच करेगा, यानी एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है, तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के नेचर को हम बोलते हैं कि ये हाइपरबोलिक ग्राफ है। और जो हाइपरबोला है ये खास तरह का हाइपरबोला होता है। इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आपको अगर मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है बच्चों लोग। तो आप इसको √2 बोल सकते हो, का इसेंट्रिसिटी होगा √2। ठीक है, तो ध्यान है बच्चों लोग, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3p ऑर्बिटल में कितना रेडियल नोड होता है। तो ध्यान देना, जो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। तो 3p का n होगा 3, उसका l होगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन से पूछा गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द कंपेटिटिव फील्ड सबसेल हैविंग n इक्वल टू 4 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ। तो ध्यान देना, जब भी हम सेल नंबर 4 का बात करते हैं तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 2n², यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 32। अब 30 इलेक्ट्रॉन में से आधा इलेक्ट्रॉन ऊपर होगा आधा नीचे होगा। ऊपर वाले का जो s होता है प्लस हाफ होता है और नीचे वाला का s होता है माइनस हाफ। इसका मतलब जो होगा आपके पास जो होगा टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे इससे करस्पॉन्डिंग और टोटल 16 होंगे इससे करस्पॉन्डिंग। तो आपसे पूछा गया था कि आपके सेल नंबर 4 में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका s वैल्यू प्लस हाफ होगा, मतलब अपवर्ड वाले स्पिन से आपसे पूछा गया था। इसका आंसर क्या बोलोगे, 16। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।